So good morning students, good morning to all of you. In our previous classes, we studied sources of business finance. देखिए हम इस चैप्टर को जल्दी पढ़े या लेट पढ़े, चैप्टर का फंडा क्लियर है। अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज विदाउट हैविंग फंड्स, और वो भी एडुकेट फंड्स, एडुकेट मींस सफिशिएंट, कम मिला तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा मिल गया तो भी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर ज्यादा आपने मान लीजिए डिवेंचर इशू कर दिए, बोरोड फंड का पार्ट है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सर लोन देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक लिमिट होती है हर चीज की, शेयर हो, डिवेंचर हो, तो एक एडुकेट फाइनेंस, सफिशिएंट फाइनेंस होना कंपलसरी है बेटा। और कहां कहां से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं, राइट? इज इट ओके बेटा? तो उसमें उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। डेफिनेटली बोलना बड़ा इजी था कि है ना, मेन चैप्टर की थीम क्या है? फंड्स रेज करना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो कहां से रेज करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन? इसके अंदर हालांकि हमने काफी चीजें पढ़ी भी थी। वो सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये देखिए जो स्टार्टिंग में इस पेज के ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है, बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस, क्यों चाहिए? और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपके सामने है। नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए, एक्सपांशन के लिए, राइट? फिर इससे बेनिफिट क्या होगा, ये भी हमने स्टडी किया था। फिर हमने मेन आए थे हम कि ऑनर्स फंड के क्या क्या फीचर्स हैं, बोरोड फंड के क्या क्या फीचर्स हैं। फिर हमने इसको ऑनर्स फंड, बोरोड फंड में डिफरेंस भी रीड आउट किया था। अब ये डिफरेंस तो 100% बच्चे को याद रहना चाहिए, ठीक है ना? कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए 7। अगर आपने 5 भी लिखे पेपर में तो यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर 3 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन है, तो अगर किसी बच्चे ने 4-5 डिफरेंस भी बता दिए, फुल मार्क्स विल बी गिवन टू यू, सिंपल। फिर हम मेन मिशन पर आ गए थे, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इसके अंदर हमारा मेन मिशन जो भी चल रहा है, जो इन प्रोसेस है, दैट इज व्हाट सर? ओनर्स फंड, जिसमें इक्विटी शेयर हम स्टडी कर चुके हैं। मालिक, प्योर मालिक सर, प्योर मालिक। ये एक सबसे अच्छा तरीका है सर पैसा रेज करने का, क्योंकि हमें वापस नहीं देना, हमें वापस नहीं देना बच्चों। कितनी अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे जिनको इक्विटी शेयर की नॉलेज नहीं है, तो बेटा देखिए प्रीवियस क्लास के वीडियोस चेक कीजिए। और इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ, किसी भी कंपनी को जब वो मार्केट में आती है, तो सबसे पहला जो फंड रेज करने का बेस्ट ऑप्शन होता है, दैट इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर इशू कीजिए और कीजिए अपना काम, और ये पैसा वापस कंपनी आपको रिटर्न नहीं करती, ठीक है? क्योंकि एज पर द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है। कंपनी कह रही है इफ यू वांट टू सेल योर शेयर्स, सेकेंडरी मार्केट में जाइए, जिसको हम थोड़ा थोड़ा सट्टा भी कहते हैं, 100% नहीं है स्पेकुलेशन, बट ऐसा इन जनरल टर्म्स कहा जाता है। वहां पर जो मार्केट वैल्यू है शेयर का, बेचिए, जितने शेयर खरीदने, जितने बेचने बेचिए। बट इनिशियली अगर आपको किसी कंपनी का नया शेयर खरीदना है, तो आईपीओ के थ्रू परचेज कीजिए, पैसा लगाइए और ऑनर की तरह बन जाइए। और अगर आपने अपने पास शेयर रखा लॉन्ग टर्म तक, तो यू विल गेट डिविडेंड आल्सो एवरी ईयर, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो। और इसमें और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है सर? प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। किस रेट से डिविडेंड मिलता है? फिक्स रेट से। लेकिन मिलेगा कब? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। इक्विटी शेयर में मिलेगा कब डिविडेंड? जब प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर को मिलती है, डन, खत्म। लेकिन सर एक और अच्छी बात है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक टाइम कंपनी बताती है मैक्सिमम, जो भी मैंने आप सबको कहा था, बट किसी ने भी रिसर्च करके नहीं बताया कि इसमें लेटेस्ट क्या गाइडलाइंस चल रही है। क्योंकि प्रीवियसली इसके लिए गाइडलाइंस थी 20 इयर्स के अंदर अंदर कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न करना होगा। इट इज नॉट कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, मैक्सिमम टेन्योर, मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 20 इयर्स। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं इसलिए प्रेफरेंस शेयर के अंदर, कि थोड़ा इक्विटी शेयर का कंपोजिशन है, थोड़ा डिबेंचर का कंपोजिशन है। डिबेंचर में फिक्स रेट से क्या देती है कंपनी? बच्चों डिबेंचर में क्या देती है कंपनी फिक्स रेट से? सर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करती है। और प्रेफरेंस शेयर में भी फिक्स रेट से क्या पे करती है? डिविडेंड। शेयर्स पे हमेशा डिविडेंड दिया जाता है, वेयरएज डिबेंचर्स पे या बैंक लोन की बात करें, पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करें, इस पे हमेशा क्या दिया जाता है बच्चों? इंटरेस्ट। तो कंपोजिशन आ गया ना फिक्स रेट का, कुछ कॉम्बिनेशन आया डिबेंचर का, कुछ इक्विटी शेयर का, कि सर डिविडेंड मिलेगा, लेकिन 100% ऑनर की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। और अगर आप में से किसी बच्चे को याद हो, तो हमने बात की थी प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो राइट्स टू अटेंड एजीएम, लेकिन एक कंडीशन में ये एजीएम अटेंड कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स मिल सकता है, अगर
कंपनी ने इन्हें 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, भाई कंपनी की परफॉर्मेंस क्या हो गया? हमने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी के अंदर 500 करोड़ का शेयर कैपिटल है, क्यों नहीं दिया जा रहा हमें डिविडेंड? देन दे आर एंटाइटल्ड टू अटेंड एजीएम, दे विल बी एंटाइटल्ड टू हैविंग वोटिंग राइट्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 100% है, राइट बच्चों? नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग, अर्निंग का वो हिस्सा, अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने अपने पास रिटेन करके रखा था, बचा के रखा था इन द वे ऑफ गुल्लक, आज हम उस पैसे को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और कंपनीज रिटेन अर्निंग में अच्छा खासा पैसा रखती हैं बच्चों, क्योंकि भाई फ्यूचर कंटिजेंसी, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फ्यूचर कंटिजेंसी के लिए कंपनीज रिटेन अर्निंग में पैसा रखती हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो कंपनी यूज टू मेंटेन सम अमाउंट इन रिजर्व, उसको हम रिटेन अर्निंग ही प्रॉपर्ली बोल रहे हैं। अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने अपने पास बचा के रखा है, दैट इज नोन एज रिटेन अर्निंग। गॉट इट? आज हमें मेन डिस्कशन करना है बच्चों जीडीआर, एडीआर और आईडीआर, ठीक है? जीडीआर पे आते हैं बेटा। सबसे पहले 1 मिनट का बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं, फिर तो पढ़ना ही है। क्या है सर ये जीडीआर? अगर किसी इंडियन कंपनी को ग्लोबल मार्केट से फंड चाहिए, हाँ जी, शिवेंद्र रेज योर हैंड बेटा, आपने लेटेस्ट ज्वाइन किया है शिवेंद्र? यस बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस शिवेंद्र, कितनी गलत बात है ना बेटा, लेट ज्वाइन किया है। अब बच्चे का आंसर सुनो, सर नेटवर्क इशू था, मे बी सही मे बी गलत, बट कोई बात नहीं। तो इसलिए क्लास से पहले से ना हम तो क्या करते हैं, एक जगह अपना मोबाइल जहां पर भी नेटवर्क अच्छा आता है फिक्स कर दे, ताकि भैया क्लास से इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं होनी चाहिए, क्लास से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चले जो कपाट वट एवर दी प्रॉब्लम यू हैव फेस, कोई बात नहीं, मैनेज कीजिए। तो जीडीआर का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीआर? अगर कोई इंडियन कंपनी को ग्लोबल मार्केट से पैसा चाहिए, आप जरा सुनना इस चीज को, ग्लोबल मार्केट से अगर फंड चाहिए, तो एक और भी तरीका निकाला। वो तरीका क्या निकाला? जीडीआर इश्यू कर दो। इन शॉर्ट एक आइडिया दे रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे ऑफिशियली, ठीक है ना? एक आइडिया दे रहा हूं, तो इसलिए आप सब अंदर ही, जिसको अच्छे से आता है जीडीआर, टेंशन में कि सर ऐसा कैसे समझा रहे आप, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि आपकी कंपनी है इंडियन कंपनी, राइट? टाटा, रिलायंस, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, इन्होंने जीडीआर इश्यू कर भी रखे हैं एक्चुअल में। तो मान लीजिए टाटा कंपनी है, अब इन्होंने इंडिया से तो पैसा ले लिया, बट वही है, मैंने आपको नंबर 1 डे बता दिया था, पेट नहीं भरता ना। पेट क्यों नहीं भरता कंपनी का? सर एक्सपांशन करना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेके जाना है, एक ग्लोबल एंटरप्राइज बनाना है सर, एमएनसी तरीके से बनाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वी नीड मोर फंड्स। करोड़ों करोड़ों से भी कुछ नहीं होता, एन नंबर ऑफ अमाउंट वी नीड। तो एक और ऑप्शन है, ग्लोबल मार्केट में अपने शेयर इशू कर दो। उसको डायरेक्टली हम शेयर नहीं कहते, अब देखना आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा। आपने ग्लोबल मार्केट में एक डिपॉजिटरी बैंक होता है, उनके पास अपने शेयर इशू किए, और वो वहां से इसको सेलिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और वो पैसा आपको इंडियन करेंसी में वापस मिल रहा है। इनडायरेक्टली हो क्या रहा है? ग्लोबल मार्केट के अंदर आप ये समझ सकते हैं, एकदम बेसिक लैंग्वेज में कहें तो, कि आप ग्लोबल मार्केट पे अपने शेयर इशू कर रहे हैं। अब जनरली क्या होता है, इंडिया की कंपनी इंडिया में शेयर इशू करेगी, भाई सीधी सी बात है, ग्लोबल कहां से आ गया सर? बट फंड रेज करने का तरीका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में हर किसी को करना है। आज आप में से जो करोड़ों रुपए कमाएंगे फ्यूचर में, तो कमाने के बाद आप भी तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको इन्वेस्ट करना है और कंपनी को पैसा चाहिए। आप एज ए इन्वेस्टर सोचिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे जहां पे भी अच्छा ऑप्शन दिखेगा। अब कंपनी के हिसाब से सोचिए, कंपनी को फंड्स चाहिए पूरे वर्ल्ड से, जहां जहां से मिले, तो शेयर इशू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, रिटेन अर्निंग भी यूज कर लिया। अब एक और ऑप्शन क्या आ गया? जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आप अपने शेयर ग्लोबल मार्केट के अंदर, डिपॉजिटरी बैंक होता है, उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं अपने शेयर्स, और वो रिसिप्ट्स के रूप में ग्लोबल मार्केट में कहीं पे भी उसको बेच देते हैं, और वो पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसके पास आ जाता है? इंडियन कंपनी के पास। बेनिफिट हो गया आपका, आपके पास पैसा आ गया, सीधी सी बात है। इसका एक एडवांस वर्जन आ गया, एडीआर। ये केवल और केवल अमेरिका के सिटीजन्स के लिए बना है, ये इधर उधर नहीं। वही डिपॉजिटरी रिसिप्ट के पास हम अपने शेयर रखते हैं, वो आगे इसको बेचते हैं रिसिप्ट्स के रूप में, लेकिन ओनली टू किसको? ओनली टू होम? ओनली अमेरिकन सिटीजन्स को, नोवेयर एल्स। ओनली अमेरिका के सिटीजन एडीआर परचेज कर सकते हैं। तो लगता ऐसे है कि जीडीआर एडीआर सिमिलर है, और है भी सही, बट डेफिनेटली अलग टर्म्स है, तो थोड़ा डिफरेंस भी आपको दिखेगा। आइए अब ऑफिशियली
आज हम GDR स्टार्ट करते हैं बेटा ऑफिशियली, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आई विश आप सब इसको अच्छे से समझें, राइट। आइए बच्चों, अब एक एक लाइन इसकी स्पीडली पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं आज और कल में, नहीं तो फिर विंटर्स में एक आध दिन की क्लास लेनी पड़ेगी, बिकॉज बेटा 31 दिसंबर से पहले ये चैप्टर तो फिनिश करेंगे ना अच्छे से, ताकि बच्चे के हाँ सर 7 चैप्टर्स वी हैव डन सक्सेसफुली। चलिए, GDR are issued against issue of equity shares in the global market. These are indirect equity offerings. The equity shares issued against GDR are held by an international bank called depository. एक बार आप पढ़िएगा आराम से साथ में, फिर हम आपको फिर से समझाएंगे. Companies issued dividend notice reports also regarding these shares to a bank only. These shares are called depository shares. The holders of these shares do not get voting rights. The capital contributed by these shares in dollars. That is why these are called dollar denominated instruments. The global depository receipts were introduced by the Citibank in 1990. एक बार हम फीचर्स भी पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं. आपको फीचर्स में क्या क्या दिख रहा है, फिर एक साथ इसको सम अप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से. नंबर 1 फीचर क्या दिख रहा है बच्चों? कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इश्यू ऑफ GDR इज इन फॉरेन करेंसी. वाओ, ये सबसे अच्छी बात है. अगर मैंने पहले कुछ गलत बताया तो प्लीज उसको इग्नोर करना, इसको वापस से समझना. जो भी पैसा GDR के थ्रू आ रहा है ये फॉरेन करेंसी में आता है. गुड, वेरी गुड. नंबर 2, द इश्यू प्राइस ऑफ GDR इज फिक्स्ड on the basis of investors response. जो GDR जैसे शेयर जैसा ही GDR होता है, एक रिसिप्ट होता है. ये 100% शेयर नहीं है, बट शेयर जैसा ही है. आप समझना इस चीज को. क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? द इश्यू प्राइस ऑफ GDR इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स. जैसा उनका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से इसके प्राइस में चेंजेस होंगे, राइट. नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू होल्डर्स ऑफ GDR. भैया आपने केवल पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मालिक बन गए. ठीक है, आपने डायरेक्टली शेयर ना खरीद के इनडायरेक्टली शेयर ही खरीदे. हमने वो शेयर्स का क्या किया स्टार्टिंग से भी वापस से रिकैप करेंगे. हम कुल मिला के रिसिप्ट इश्यू कर रहे हैं. किसको? और हम नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी. पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर और होते हैं बड़े बड़े प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं. सिटी बैंक अपने आप में कॉर्पोरेट बैंक है बेटा, हर जगह आपको दिखेगा, इंडिया में भी फॉरेन कंट्रीज में भी, राइट. तो वो डिपॉजिटरी बैंक की तरह ट्रीट करता है. उन्होंने सबसे पहले इशू किए थे 1990s के अंदर. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, जो GDR आएगा, GDR के थ्रू पैसा आएगा फॉरेन करेंसी में होगा, मींस डॉलर में होगा, राइट. नेक्स्ट सेकंड हमने क्या पढ़ा बेटा? द इशू प्राइस ऑफ GDR इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्पांस. रिस्पांस अच्छा है तो डेफिनेटली प्राइस उसके अकॉर्डिंग होगा. रिस्पांस बेकार है तो प्राइस भी कम होगा, लेकिन फिक्स होगा, फिक्स. नो वोटिंग राइट्स, इसमें कोई टेंशन नहीं है. नो वोटिंग राइट्स विल बी गिवन. GDR आर इजीली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज. यानी कि ये बहुत ही खास बात है. GDR जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, शेयर्स का जैसा मिलता जुलता एक नाम है, ये भी स्टॉक मार्केट के थ्रू परचेज एंड सेल किया जा सकता है. And the last point, wow, the first Indian company to issue GDR was Reliance Industries. It sold $150 million worth of GDR in 1992. अब देखिए एक बार इसको सम अप करते हैं. क्या समझ में आया सर? क्या चीज है ये शेयर्स? क्या है ये GDR सर? सर नंबर 1, GDR ऑनर्स फंड का एक पार्ट है. हो गया पॉइंट क्लियर? नंबर 1, GDR इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड. लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन. पब्लिक को इन्वेस्ट करना है, ग्लोबल मार्केट है सर, पूरा वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो एक अच्छा कंसेप्ट क्या आया सर? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. क्या बेसिक फंडा है सर? ये इशू किया जाता है अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द ग्लोबल मार्केट. अब भाई देखिए एक बात बताइए, अगर आप इंडिया के हैं तो शेयर्स तो बेसिकली इंडिया में ही बेचे जाएंगे ना बेटा. सीधी सी बात है. इफ यू बिलोंग्स टू इंडिया, अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है तो इंडिया के अंदर अगर आप शेयर इश्यू करना चाहें तो वो कर सकते हैं. कंपनीज एक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप फॉरेन में बेचेंगे तो वो तो गलत चीज हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग. आप दूसरी कंट्री में अपने शेयर इश्यू कर रहे हो तो उसका और पैसा ले सकते हैं, लेकिन शेयर्स के थ्रू नहीं. तो क्या अच्छा रास्ता निकला सर? अच्छा रास्ता ये निकला कि हमने क्या किए, अपने शेयर्स इनडायरेक्टली कहां दे दिए?
ग्लोबल मार्केट में डिपॉजिटरी बैंक को। हमने कहा चलिए आप हमारे शेयर्स बेच दीजिए, और डिपॉजिटरी बैंक शेयर्स ना देके क्या दे रहा है, क्या दे रहा है डिपॉजिटरी बैंक? रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये बात कितनी मजेदार है बेटा, आप जरा सोचिए। इंडियन कंपनी है, आप खुद देखिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 1 मिनट खुद इसको रिसर्च कीजिए। क्या दिख रहा है आपको इतने से एक पैराग्राफ के अंदर, जिसमें फुल ऑफ नॉलेज भरी हुई है बच्चों? डेफिनेटली नॉलेज है इसके अंदर फुल ऑन। क्या लग रहा है आपको, जरा सोचिए। क्या ये बहुत ज्यादा हार्ड है? मेरे हिसाब से नहीं। हाँ जी बच्चों, देखिए सबसे मेन अगर हम बात करें, सर कोई इंडियन कंपनी है अगर जिसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली फंड्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तभी तो हम ये सब काम कर रहे हैं सर, फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आप शेयर जनरली कहां बेचते हैं? सर शेयर्स हम लोकल मार्केट में शेयर करते हैं इशू। शेयर्स तो हम बेसिकली कहां इशू करते हैं? सर लोकल मार्केट में। लेकिन अगर आपको बाहर भी बेचने हैं, फॉरेन मार्केट में सेल करने हैं, तो आप क्या कीजिए, आप एक डिपॉजिटरी बैंक के साथ टाई अप कर लीजिए। डिपॉजिटरी बैंक, अब इसकी ये रियल लाइफ की बातें हैं बेटा। डिपॉजिटरी बैंक आप चाहें तो नेट पे रिसर्च कर सकते हैं, मना ही नहीं है, जितना रिसर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। डिपॉजिटरी बैंक के पास आपने अपने शेयर्स रख दिए, और ये बैंक क्या करेगा? ये बैंक सर रिसिप्ट इशू करेगा अगेंस्ट दीज शेयर्स। आप जरा समझना इस चीज को। सॉरी फॉर दैट, ये बीच बीच में जो आ रहा है बेटा, आपकी ये जैसे इंटरनेट स्टार्ट होता है मॉर्निंग टाइम में, कुछ ना कुछ मेल्स एंड ऑल जो काम के भी नहीं होते, जस्ट डिस्टर्बिंग। चलिए, तो डिपॉजिटरी बैंक का काम क्या होता है जरा समझना। ये बैंक क्या करता है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है अगेंस्ट दीज शेयर्स। इनडायरेक्टली पता है क्या, अगर आप लोकल छोटे बच्चे की तरह समझना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं डिपॉजिटरी बैंक ने क्या किया, इन कंपनी से शेयर्स ले लिए। क्या ले लिए बेटा? शेयर्स, कि अपने सर्टिफिकेट हमारे पास रख दो। हमने कहा ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं है। और वो सर्टिफिकेट्स किसके पास पड़े? मेन डिपॉजिटरी बैंक के पास, एज एन एविडेंस आप कह सकते हैं अभी शेयर्स आ गए। और ये बैंक मार्केट में अब शेयर्स तो दे नहीं सकते ना ग्लोबल मार्केट में। एक बात आप खुद सोचिए, शेयर का प्राइस किस में होता है? इंडियन रुपीस में होता है। 10 रुपीस का शेयर हमने 20 में दिया, 50 में दिया, 100 में दिया, बट वो होगा तो इंडियन करेंसी में। फॉरेन में कैसे शेयर को बेचोगे आप? क्या अपने इंडियन करेंसी की चीज को फॉरेन में कैसे बेचेंगे? एक क्वेश्चन तो राइज होता है। तो सर डॉलर में बेच सकते हैं, लेकिन शेयर्स के ऊपर तो सब कुछ लिस्टिंग प्राइस होता है, वो रुपीस में होता है। तो डिपॉजिटरी बैंक कहीं ना कहीं कन्वर्टर का रोल प्ले कर रहा है बच्चों। नहीं कर रहा? क्या आपको नहीं लगता? सर ये कन्वर्टर का रोल प्ले कर रहा है, मीडिएटर भी कह सकते हैं। ये क्या कर रहा है? कंपनी से, इंडियन कंपनी से शेयर्स खरीदे, अपने पास खरीदे मींस अपने पास रखे इन्होंने, ठीक है। और क्या किया, जिस जिस फॉरेन के ग्लोबल मार्केट में किसी को भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो कीजिए, मना ही नहीं है। लेकिन डिपॉजिटरी बैंक इन सब लोगों को शेयर्स नहीं देगा, एक रिसिप्ट देगा। कि क्या देगा? रिसिप्ट देगा। और डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होगी वो किस में होगी? डॉलर में होगी। किस में होगी बच्चों? 1 मिनट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट किस में होगी बच्चों? डॉलर में। ये चीज कितनी सही है भाई? मतलब आप सोचिए, आप में से कोई बच्चा लाइक कुशाग्र, अगर ये अमेरिका का है, ये सिंगापुर का है, और इसकी इच्छा है कि भाई मुझे तो इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छी तरक्की करी है कुछ कंपनीज, रिलायंस, टाटा एंड ऑल, तो ये शेयर डायरेक्टली कैसे खरीदेगा? इसके पास एक अच्छा रास्ता क्या है? क्या रास्ता है बच्चों? सर ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किससे आपको बात करनी होगी? डिपॉजिटरी बैंक का कंफर्मेशन कीजिए ऑनलाइन, कौन सा डिपॉजिटरी बैंक ये काम कर रहा है, उन पे जाइए और उनसे रिसिप्ट, जीडीआर खरीद लीजिए। इनडायरेक्टली आपने शेयर्स ही खरीदे, लेकिन आपको शेयर्स ना मिलके क्या मिला? सर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, एज एन एविडेंस आपने पैसे दिए डॉलर में, और वही करेंसी फाइनली डिपॉजिटरी बैंक किसको दे देगा? सर इंडियन कंपनी को दे देगा, और इंडियन कंपनी में पैसा आ जाएगा। अब बताइए, फर्स्ट पॉइंट पढ़े, फीचर्स की बात करें ताकि और अच्छे से क्लियर हो। नंबर 1, सर जो कैपिटल कलेक्ट होता है वो किस में कलेक्ट होता है? सर फॉरेन करेंसी में। गुड। जो डिपॉजिटरी बैंक हमें करेंसी देगा, डेफिनेटली वो फॉरेन करेंसी देगा, और इसका एक अच्छा रोल प्ले इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी होगा। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी भाई, बाहर की करेंसी जितनी भी इंडिया में आ रही है, एम आई राइट? कहते हैं ना इकोनॉमी इंक्रीज होती है, बाहर की कंट्री का जितना भी पैसा इंडिया में आ रहा है उससे हमारा रुपीज स्ट्रांग होता है।
राइट, और बाकी ज्यादा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मुझसे ज्यादा पढ़ ही रहे हैं ऑल ऑफ यू, राइट। सेकंड क्या दिख रहा है, जीडीआर का प्राइस फिक्स होता है, जो भी होगा वो म्यूचुअली रियल लाइफ के हिसाब से। नंबर थर्ड, इन शेयर होल्डर्स की तरह, जो हमने इनको होल्डर्स बोला, शेयर होल्डर तो बोल नहीं सकते, क्या वर्ड बोल सकते हैं इनको प्रॉपर, होल्डर्स। इन होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता, वोटिंग राइट्स नहीं होता, ये एक्चुअल में हमारे ऑनर की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे। इन्वेस्टर बोल सकते हैं आप, ये ऑनर की तरह नहीं है कि आप कहो भाई, आप में से मान लीजिए शिवेंद्र ने या नीरज ने या रिया ने, दे बिलोंग्स टू इंग्लैंड और इन्होंने जीडीआर खरीद लिया इंडिया कंपनी का, और ये कह रहे हैं हम तो मालिक बन गए। सॉरी, आपने केवल पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल सी बात है। और किस में इन्वेस्ट किया, डॉलर्स में, इसलिए हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, इंडियन कंपनी के शेयर्स नहीं दे सकते। डिपॉजिटरी बैंक आपको एक ग्लोबल मार्केट वाला एक वो जीडीआर डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा, जिसे आप फोर्थ पॉइंट को यूजफुल मान सकते हैं, जिससे आप फोर्थ पॉइंट के थ्रू आपकी लाइफ में बेनिफिट हो सकता है। क्या है फोर्थ पॉइंट, सर जीडीआर आर इजिली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज। वाओ, अब भाई आपने ले लिया, रिया ने ले लिया, शिवेंद्र नीरज ने ले लिया, अब इसे ये बेचना चाहते हैं बाद में, बेचो, कोई टेंशन नहीं है, स्टॉक मार्केट के थ्रू बेच दीजिए। और लास्ट पॉइंट नॉलेज का है कि फर्स्ट इंडियन कंपनी रिलायंस थी जिसने $150 मिलियन के जीडीआर इशू किए थे। आप सोचिए, मतलब $150 मिलियन इनके पास फॉरेन कंट्री से आया था। आप जरा इस बात को सोचिए। अब प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट के ऊपर। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन एडीआर। सर ये क्या चीज आ गई, अब ये क्या प्रॉब्लम है सर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दिख रहा है आप सभी को, क्या है सर इसके अंदर मेन चीज, आइए पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर एडीआर की खास बात क्या है, एन एडीआर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड। सबसे पहला पॉइंट, कभी भी हमें पेपर में कुछ लिखना हो, एडीआर बिलोंग्स टू ऑनर्स फंड कैटेगरी विच इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, which is a part of लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो एक और रास्ता है, एक और जुगाड़ है, और उस जुगाड़ का नाम क्या है सर, एडीआर, राइट। सर क्या है इसका बेसिक मीनिंग, एन एडीआर इज जस्ट लाइक अ जीडीआर except that it can be issued to a citizen of USA only and it can be listed in the US stock exchange। ये बेसिकली कहां लिस्ट हो सकता है सबसे ज्यादा, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, और ये केवल और केवल यूएसए के सिटीजन्स के लिए बनाया है। हमने कहा भाई इतना बड़ा कंट्री अमेरिका, भाई क्यों ना वहां से भी कुछ पैसा ले लिया जाए। और होता है बेटा, एक बात सोचिए, ये रिलायंस कंपनी, फॉरेनर्स को पता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, कि क्यों ना हम इसमें भी पैसा लगाएं। एक बात सोचो, केवल 1 मिनट के लिए अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए, प्लीज भूल जाओ जीडीआर एडीआर सब कुछ, प्लीज एक बार के लिए भूल जाइए, प्लीज रिफ्रेश कीजिए और जरा सोचिए, आप बहुत अच्छा आपका एक बिजनेस है या आप अर्निंग करते हैं साल के 2-4 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी तो एक क्वेश्चन अराइज होगा कि यार कमा तो रहे हैं लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट भी तो करें कहीं, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टिंग तो आपको ग्रो नहीं होगा ना, पैसा पड़ा रहेगा ना, दैट इज नोन एज सेविंग, ठीक है। इन्वेस्ट करना भी तो जरूरी है, तो आपके पास भी तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, गोल्ड खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, म्यूचुअल फंड खरीद ले, इंश्योरेंस खरीद ले, या फिर शेयर्स खरीद ले। और शेयर्स अपनी कंट्री के अच्छे नहीं लग रहे, या अपॉर्चुनिटी लग रही है कि यार एक इंडिया की कंपनी है रिलायंस टाटा, ये भी अपना जीडीआर इशू कर रहे हैं या एडीआर इशू कर रहे हैं, क्यों ना ये खरीद ले, पैसा तो आ रहा है खूब, हम कमा रहे हैं खूब। तो इन्वेस्टर के हिसाब से भी तो सोच के देखिए, इन्वेस्टर को भी तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है और कंपनी को पैसा चाहिए, दोनों का रजामंदी हो रहा है यहाँ पर, दोनों की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, कंपनी को फंड्स चाहिए और इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि उसकी और ग्रोथ हो सके। तो एडीआर भी तो वैसे ही है जैसा जीडीआर है, और ये सब इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, दैट्स इट। तो एडीआर इज जस्ट लाइक अ जीडीआर एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड टू अ सिटीजन ऑफ यूएसए ओनली, और ये लिस्टेड भी कहां हो सकता है, जनरली यूएस के स्टॉक मार्केट में। सर लिस्टेड हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, क्योंकि इसका प्राइस भी शेयर मार्केट की तरह, शेयर्स की तरह इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, और रिसर्च कीजिए ना आप और हमें भेजिए, हम ग्रुप में बताएंगे कि इतने बच्चों ने एडीआर जीडीआर के ऊपर दी बेस्ट प्रेजेंटेशन बनाए। टाइम स्पेंड कीजिए अपना, सिंपल सी बात है, नॉलेज के लिए आगे चलिए। और अगर आप में से कोई एमबीए करना चाहता है ना गलती से भी,
तो बेटा रुको मत, शुरू हो जाओ ये काम करना, क्योंकि वहां पर ये प्रैक्टिकल नॉलेज होती है सबसे ज्यादा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये चीजें चलती है, पीपीटीज एंड ऑल, कितना आपको नॉलेज है, राइट। आगे देखिए, शेयर्स इशूड बाय द कंपनी आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। अरे सर ये तो जीडीआर में भी था, कोई टेंशन नहीं है। which receives dividend notices and reports। भाई ये डिपॉजिटरी बैंक को सारे नोटिस वगैरह मिलेंगे, बिल्कुल डिविडेंड तो मिल ही सकता है भाई, डिविडेंड तो मिल सकता है, वो शेयर होल्डर की तरह ये भी तो होल्डर है। वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, क्योंकि आप इंडिया के हो ही नहीं, आप तो दूसरी कंट्री के हो, तो वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते। बट डिविडेंड के नोटिस है, क्या एनुअल रिपोर्ट्स है, कंपनी की क्या सक्सेस चल रही है, कंपनी का क्या एनुअल टर्नओवर है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें तो मिलेंगी ना। किसको? डिपॉजिटरी को। हम देंगे, इंडियन कंपनी देगी डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी देगा जो जो जिसने उनसे शेयर्स या ये एडीआर जीडीआर खरीदा है। सपोज लक्षिता बिलोंग्स टू इंग्लैंड और मे बी इंडोनेशिया, एनी कंट्री, राइट। अब लक्षिता ने क्या किया? एडीआर खरीदा। अब ये कुछ मंथ्स बाद या एक साल बाद जानना चाहती है कि इसका क्या चल रहा है, अभी क्या इसका रेट्स एंड ऑल, इसमें क्या इस कंपनी ने क्या ग्रोथ की, तो कौन देगा? इंडियन कंपनी नहीं देगी। हु विल गिव यू लक्षिता? हु विल गिव यू द नॉलेज? डिपॉजिटरी बैंक, जो मीडिएटर के रूप में वर्क कर रहा है। और क्यों कर रहा है? डेफिनेटली उनका भी इससे उनका भी इसमें कमीशन सेट होगा, सीधी सी बात है। और बैंक्स का तो काम भी यही होता है, कॉर्पोरेट बैंक्स का कमीशन एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, सिंपल मीडिएटर के रूप में। ADRs are subject to much stricter disclosure requirements than the GDRs because regulations of US stock exchange are very strict। आप समझे बात? जो ADR है ये ज्यादा, इनमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू GDR। सर क्यों सर? क्योंकि ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं और वहां का बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप एडीआर इशू कर रहे हैं तो आपके सामने पूरा रहना चाहिए सब कुछ कि हाँ भाई, जो इंडियन कंपनी है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने पड़ेंगे, डिविडेंड की रिपोर्ट्स हैं जो भी है। देखिए, एनुअल लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एडीआर आर मच हायर देन जीडीआर। इनमें कॉस्ट भी कुछ ज्यादा आती है क्योंकि पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती है। जीडीआर का बहुत मतलब एक बड़ा भाई है एडीआर, और बड़ा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है। एंड एडीआर इज एन अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट। ये केवल और केवल अमेरिकन डॉलर्स में ही चलेगा डेफिनेटली। एनी अमेरिकन बैंक फंक्शनिंग एज अ डिपॉजिटरी कैन इशू एडीआर। अरे सर ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत अच्छा है। एंड एडीआर किस में चलता है? एडीआर सर अमेरिकन डिनोमिनेटेड डॉलर वाला है साहब, केवल और केवल अमेरिकन डॉलर में ही चलेगा ये, क्योंकि अमेरिका के लोगों के लिए बना है। ये जीडीआर नहीं है, जीडीआर तो कहीं पे भी किसी भी फॉरेन में किसी को भी आप सेल आउट कर सकते हैं। डिपॉजिटरी बैंक, ग्लोबल बैंक किसी को भी इशू कर सकता है, वेदर यू बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ब्राजील, सिंगापुर, दुबई और एनी कंट्री। हाँ, अगर उसमें कुछ किसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज इज अ डिफरेंट टर्म। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं जीडीआर ग्लोबल है, कहीं पे भी हम इशू, हम मींस डिपॉजिटरी बैंक इशू कर सकता है। वेयरएज एडीआर कोई भी अमेरिकन बैंक जो रोल प्ले कर रहा है एज अ डिपॉजिटरी, जिसने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रखे हैं, परमिशन ले रखी है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई, वहां पे भी जो इनके हेड है, जो भी बैंक्स को मेन कंट्रोल करते हैं, जो भी डिपॉजिटरी के लिए एक्सेप्टेबल है इशू करने के लिए, जिनके पास लाइसेंसिंग एंड ऑल है, वो एडीआर इशू कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक आइडिया, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट का ये हम कल पढ़ेंगे, आप रीड आउट कर सकते हो। आज हमारा मेन जो मिशन था बच्चों, वो किसके ऊपर था? जीडीआर एंड एडीआर। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इन्हें और अच्छे से, क्योंकि ये एक पेज पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये एक पेज से क्या नॉलेज मिलेगा? ये बुक आपको दे रहा है, सोचिए, ये मैं नहीं दे रहा हूं। दिस इज नॉट माय नोट्स, माय स्टडी मटेरियल, दिस इज अ करिकुलम प्रोवाइडेड बाय द बुक पूनम गांधी, राइट। तो इतनी सी नॉलेज से क्या आप जीडीआर एडीआर कंप्लीट हो जाएगा? जीडीआर एडीआर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप और भी अच्छा अच्छा कंटेंट इसके अंदर बनाएं, पीपीटी बनाएं। आई एम एक्सपेक्टिंग मनीष आप सभी से कि बेटा जैसे ही आपको टाइम मिले, भले वेकेशंस के अंदर का मान लीजिए टारगेट, बट प्लीज जीडीआर एडीआर के ऊपर एक बढ़िया सा, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि क्या है कंसेप्ट, और प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। कि जैसे अभी हमने बात की, रिलायंस वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू जीडीआर इन 1992,
तो और कंपनीज का भी तो देखिए, और क्या इनका स्टॉक मार्केट के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, क्या प्राइसेस चल रहे हैं, ये सब नॉलेज आप एक पीपीटी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योरसेल्फ। ये मत सोचिए कि सर ने बोल दिया तो हमें बनानी, नहीं, फॉर योर बेनिफिट ओनली बेटा, राइट? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छी क्लास स्टार्ट करने वाले हम अकाउंट्स में जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज इसको रिवाइज करना और आईडीआर भी रीड आउट करना, कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।